दोस्तों, मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा स्कूल में रहने वाला भूत। कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 अध्यापक और थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना परिवार था और मैं कुंवारा था, मेरी शादी नहीं हुई थी। सब लोग गांव में मकान भाड़े से लेकर रहते थे और मैं स्कूल के पास ही अलग छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें मैं अकेला ही रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियाँ थी। स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था। स्कूल में बिजली नहीं थी और मैं अकेला अपने कमरे में लालटेन जला के खाना बनाता और खाकर सो जाता था। तभी एक मेरे दोस्त ने बोला कि आप अपना टाइम कैसे निकालते हो? कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात में तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर जाकर खुद खाना खा के अपने कहे अनुसार मेरे मित्र रात को 10 बजे मेरे घर पर आए। हम लोग बातें करने लगे। थोड़ी रात बीत गई, तभी हमारे एक मित्र ने कहा, यहाँ पर ना तो बिजली है ना टीवी, हम लोग बैठकर यहाँ पर क्या करेंगे? चलो आज हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। दूसरे मित्र ने बोला, हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए, चलो खेलते हैं। हम लोग धीमी लालटेन को जलाकर उसके सामने बैठकर ताश खेलना चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियाँ खोल दी तो अच्छी हवा आने लगी और हम लोग ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी हमारे तीसरे मित्र ने बोला कि हमारे पास बीड़ी और माचिस भी है, बोलो तो बीड़ी सुलगाए। हम लोगों ने बोला क्यों नहीं। तो हमारे मित्र ने 4 बीड़ी जलाई। सबने का एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक मित्र ने बोला, अरे मुझे तो पिलाओ। हमने हंसकर बोला, क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ली थी। तो उसने बोला, हमको तो दिए है नहीं, हमको लाया कि ये मजाक कर रहा है। हमने यह चाल हंसी में टाल दी। दूसरे दिन मेरे मित्र लोग मेरे घर पर आ गए। बड़ी बीड़ी ताश पत्ते खेलने लगे। यह सिलसिला फिर देर तक चलता रहा। तभी मुझे लगा कि खिड़की से कोई लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया। तब तो मानो मेरे होश उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि बाहर अंधेरा था और अंदर लालटेन धीमी जल रही थी। ये घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन सवेरे मेरे मित्र लोग स्कूल में पढ़ाने आए, तब मैंने यह बात सबको बताई। सब ने बोला, हाँ हमने भी सुना है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारण बस जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी की आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती है। तो एक दिन मित्र ने बोला, आज हम उससे पूछेंगे कि आप कौन हैं, क्या पता कोई आदमी ही हो हमारी तरह, वह भी रात में टाइम पास करने आता हो। हमने बोला कि ठीक है। रात में मेरे सारे मित्र मेरे घर आए। आज तो 5वां आदमी भी खिड़की के अंदर आकर बैठ गया। साथ में ताश खेला और बीड़ी भी पिया। जब सब खेल खत्म हो गया तो वह खिड़की से बाहर जाने लगा। तभी मैंने आवाज़ दी, काका कल फिर से आओगे? उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हमारे एक मित्र ने उसके मुंह पर टॉर्च जलाई। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन टॉर्च के सामने हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत चेहरा देख लिया था। वह काला काला आदमी, मटमैली सफ़ेद रंग की धोती और मुंह पर सारे चेचक के निशान थे। सब लोग बहुत डर गए। सबने बोला, चलो गांव वालों को बताते। हमने बोला, नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कोई अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। तभी एक मित्र ने बोला, चलो कल से जहाँ पर यह जलाया गया था वहाँ पर बीड़ी माचिस ताश के पत्ते रख देते हैं, क्या पता इसको भी इन चीज़ों में दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया। वह रात में अंदर खेलने नहीं आया। हम लोग ऐसा 4-5 दिन में एक बार रख के आ जाते। एक बार गांव वालों ने देख लिया, पूछा तो हमने सारी बातें बता दी। तब से आज भी वहाँ पर गांव वालों ने बीड़ी माचिस ताश के पत्ते हफ्ते में एक बार जरूर चढ़ाते हैं और आज भी वह आत्मा किसी को परेशान नहीं करती है। चाची की आत्मा। यह एक आंखों देखी घटना है। एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए थे। मामा के घर में नानी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बहनों को यह पसंद नहीं आता था क्योंकि वे थोड़ी शरारत वाली, थोड़ी मस्ती भी करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। तब मेरे मामा मुझे घर ले आए। वो भी मेरे घर पर रुके हुए थे। जब मेरी माँ की तबीयत सही हो गई तब मामा जी बोले कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं मामा से कुछ बोल पाती इससे पहले माँ ने मामा को बोला, हाँ भैया
अब मैं ठीक हूँ, आप घर चले जाइए। मेरे घर पर मैं और मेरी माँ ही बचे। 2-4 दिन बीत गए। एक दिन रात में मुझे जोर की प्यास लगी और मैं आंगन में पानी पीने के लिए उठी। तभी मेरी नज़र ऊपर गई। मैंने देखा कि धुआं जैसा कुछ उठ रहा है। तब मैंने अपनी माँ को जगाया और माँ को बोला, माँ ऊपर देखो, ये काला काला धुआं जैसा क्या उठ रहा है। मेरी माँ समझ गई कि ये मेरी चाची की आत्मा जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले मेरी चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ ने मुझे सुला दिया और खुद घर के पीछे बेर का पेड़ लगा था, उसी के नीचे बैठकर रोने लगी, क्योंकि मेहंदी के पेड़ पर हमेशा रात 11:30 बजे के बाद चुड़ैल आत्मा भूत प्रेत निवास करते हैं। उसी पे चाची की आत्मा भी रहती थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ सूझ रहा था। एक बार हम लोग 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तो गुरुजी ने बताया था कि कभी भी भूत प्रेत आत्मा दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप करो, बजरंगबली का नाम लो, तो आत्मा वहाँ से डरकर भाग जाएगी। उस वक्त यह बात मुझे याद आ गई और मैंने वैसा ही किया जैसे गुरुजी ने बताया था। आज मैं और मेरी माँ सही सलामत हैं। लेकिन जब मेरी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ, तब से माँ को थोड़ी भूलने की बीमारी, थोड़ी डरने की बीमारी हो गई। वह एक बंद कमरे में रहने लगी, क्योंकि भीतर अभी भी चाची की आत्मा उन्हें दिखाई देती है। शैतानी शक्तियों का मजाक उड़ाना पड़ा भारी। मेरे पिता लाल सिंह बैंक में कर्मचारी थे। वह भूत प्रेत जैसी आत्माओं का बहुत मजाक उड़ाते। वह कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वह चाहे रात हो, चाहे जंगल हो, शमशान हो या फिर कब्रिस्तान हो, वो जानबूझकर वहाँ पर घूमते रहते थे और बोलते थे कि देखो, अगर कोई आत्मा होती तो हमको परेशान ज़रूर करती। चाहे साधु हो या फिर मौलवी, उन लोगों की बातों का बहुत मजाक उड़ाते थे। उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ था। एक दिन वो दोपहर के समय अकेले बैंक जा रहे थे। तभी उनके चौराहे पर एक नींबू पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखा, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बनाया हुआ था। और वह सोच में पड़ गया कि दोपहर में यहाँ पर यह सब सामान किसने रखा होगा। वह मस्ती के मूड में साइकिल के नीचे उतरे, हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर से नींबू का लाल कपड़ा और मिठाई भी उठा ली और साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर चले गए। वहाँ पहुंचकर काम करने में व्यस्त हो गए। तभी उन्हें भूख लगी और वह नाश्ता मंगाकर खाने लगे। उनको याद आया कि मेरे पास नींबू मिठाई भी रखी हुई है, तो उन्होंने उसे भी खा लिया और जो लाल कपड़ा उठाया था उसे अपना हाथ मुंह पोंछकर कूड़े में फेंक दिया। उनको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रात होने लगी, वैसे वैसे उनका सिर भारी होने लगा। वह घर आ गए। रात में 12 बजते उन्हें जोर से उसे हंसने की, कभी रोने, यहाँ तक अपना कपड़ा फाड़ देते या फिर अपने आप को कैंची या चाकू से चाहे गला चाहे हाथ काटने लगते। एक दिन तो वह इतना हद कर दिए कि अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर खड़े हो गए। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और छुड़ाया। उससे पूछने लगे, आपको क्या हो गया जो आप ऐसी हरकतें करने लगे? वो कुछ नहीं बोले, जैसे कोई पागल कोई बात को सुन रहा हो। उनकी औरत परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची और उनका इलाज कराने को कहा। हालांकि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आई, फिर भी उन्होंने ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर के मरीज की तरह हो गई। तब उनकी पत्नी ने उन्हें अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी की समझ में सारी बातें आ गई। उसने कहा कि इन्होंने 4 रास्ते पर पड़े सामान को उठा लिया था, उसी का नतीजा है। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा, कैसे? तब अघोरी ने बताया कि 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आज़ाद किया था और जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही वे यहाँ पहुंचकर सारा सामान उठाकर खा लिए होंगे। तभी आत्मा इनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी रोने लगी और अघोरी का पांव पकड़ लिया। बोली, बाबा अब आपका ही सहारा है। अघोरी बाबा दुखी हो गए। बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ। औरत ने पूछा, क्या लाऊं? फिर अघोरी ने बोला, जैसे नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, एक फूलों का हार लेकर आओ। ये सब अपने पति के हाथों में जूठा करवा कर हमें दे दो, हम देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। जैसा अघोरी ने बताया, औरत ने वैसा ही किया। अघोरी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा पानी लाल सिंह के चारों तरफ घुमाकर
पी लिया और चले गए। लाल सिंह प्रतिदिन सही होने लगे, उनको कुछ याद नहीं आया। वह एकदम स्वस्थ हो गए, अपने बैंक में काम फिर से चालू कर दिया। मरे हुए दोस्त ने दी बर्थडे पार्टी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज राहुल अपने बर्थडे की पार्टी देखने जा रहा है। आज वह 20 साल का हो जाएगा, लेकिन उसने आज से पहले कभी अपने बर्थडे की पार्टी नहीं दी थी। यही सब सोचते हुए घर के पास पहुंचा तो देखा उसके घर के पास बहुत भीड़ थी। मैंने सोचा ये सब मेरी तरह राहुल से पार्टी लेने आए होंगे। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा तो सब रो रहे थे। मुझे ये देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि सबको खुश होना चाहिए था, सब रो रहे थे। तभी मैं वहाँ खड़े एक लड़के से पूछा, अरे भाई ये सब रो क्यों रहे? वो लड़का रोते हुए जवाब देता है, अरे भाई तुम्हें पता नहीं क्या, आज सुबह राहुल की मौत हो गई। आज ही बेचारे का जन्मदिन था। देखो आज के दिन उसके दोस्त ने उसका कत्ल कर दिया। मैं उससे बड़ी हैरानी हुई। साथ बोला, भाई क्या बोल रहे हो? अभी 1 घंटा पहले ही राहुल ने से मिला था, तब वो बिल्कुल ठीक था। आज उसने अपने बर्थडे की पार्टी भी देने वाला था। मेरी बात सुनकर वो लड़का इस पर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, कैसी बात कर रहे हो भाई तुम? मैंने भी अभी बताया कि राहुल सुबह ही उसके दोस्त ने मार दिया, और राहुल ने आज तक किसी को भी अपने बर्थडे की पार्टी नहीं दी। ये सभी जानते हैं राहुल कितना कंजूस लड़का था। मुझे लग रहा कि तुम नशे में। इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से चला गया और मैं वहाँ से जाने लगा था। तभी मेरी नज़र विक्की पर पड़ी। विक्की थोड़ा डरा हुआ और परेशान लग रहा था। मैं उस विक्की के पास गया और उसकी परेशानी के कारण पूछा। विक्की के पास आकर कहा, क्या हुआ भाई, तो बड़ा ही परेशान लग रहा है। विक्की पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर कुछ सोचते हुए बोला, यार तुझे कैसे बताऊं, तुझे पता चल ही गया होगा। आज सुबह ही राहुल मेरे घर मर गया और मुझे 1 घंटे पहले मिल चुका था। वह मुझे अपने बर्थडे पार्टी के लिए अपने घर आने का बोल गया था। तभी नीरज ने कहा कि उसके साथ भी यही सब हुआ है। मतलब राहुल ने नीरज को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया। उसी ने भी बताया कि राहुल को किसने मारा और क्यों मारा। राहुल को बर्थडे विवेक ने उससे पार्टी मांगी तो राहुल ने उस पार्टी देने से मना कर दिया और उसने उसको पता ही नहीं उसका कत्ल कर दिया। और विक्की नीरज की बात सुनकर बड़ी हैरानी से बोले, यार क्यों इतनी सी बात के लिए कोई मारेगा किसी को? नीरज बात का जवाब इतनी जल्दी देता है तो जानता हो ये दोनों क्या पूछने वाले। उसके पास इसका जवाब पहले से ही रखा हो। नीरज जवाब दे बोलता है, भाई तुम्हें तो पता है कि जब कोई पार्टी ले ले उस पर अपनी बारी आने पर मना कर दे तो कितना गुस्सा आता है। इस बैठे में विवेक ने राहुल को मार दिया। हम तीनों बात ही कर रहे थे, तभी हमारे पीछे से आवाज़ आई, अरे तुम तीनों यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? और फिर आवाज़ आई उसने ही, जैसे हमने एक पल जैसा लगा जैसे हमारे शरीर में एक साथ लाखों चींटियाँ चढ़ा दी गई हो। हमने देखा हमारे सामने राहुल खड़ा था, बोल रहा था, मैं कब से तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना ही बोलकर वो हम तीनों को अपने साथ आने को कहा। हम तीनों को ना चाहते भी उसके साथ जाने लगे। वो हम तीनों को विवेक के घर लेकर गया। वह विवेक का कटा हुआ सर एक केक के जैसे सजा हुआ था। हमने कैंडल की जगह विवेक की कटी हुई उंगली लगी थी और 3-4 गिलास में खून भरा था। शायद वो विवेक का ही खून था। यह सब देखकर हम तीनों के दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार से तेज चलने लगी। हम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ से कैसे निकले। तभी से राहुल ने देखते ही देखते विवेक के सर के केक जैसे काट दिया। कभी कभी कुछ घटना ऐसी होती जिन पर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही हम तीनों के साथ भी हुआ था।